हेलो गाइस, एक बार फिर से गिरी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक नर्स्ट इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, नर्स्ट इक्वेशन इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, इसके बीच की रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है गाइज, तो नर्स्ट इक्वेशन को समझने से पहले हमें ये समझना आवश्यक है, हमें ये समझना जरूरी है कि नर्स्ट इक्वेशन का क्या उपयोग है, इसकी हमें क्या जरूरत है। ठीक है गाइज, तो इसको समझने के लिए आपको हम थोड़ा पीछे ले चलते हैं। आपको पिछले एक वीडियो में बताया था, आपको याद होगा, मैंने एक इक्वेशन को सॉल्व किया था। ये ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, यानी राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है गाइज, तो इन सब में ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, इन सभी में ये स्टैंडर्ड के फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड को शो करता है। ये नॉट हमारा स्टैंडर्ड को शो करता है। मतलब ये हुआ कि इन सभी इक्वेशन में हमारा जो है स्टैंडर्ड के फॉर्म है। अब ये स्टैंडर्ड क्या होता है, आपको पिछली वीडियोस में मैंने बताया था। स्टैंडर्ड का मतलब ये हो गया कि कोई भी टर्म जो है वो मेरा यूनिटी में होगा, मतलब वन के सेंस में होगा। अगर आपको याद होगा, ध्यान से देखिए, तो जैसे यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड में है, तो इसमें हमने ये दिखाया था, इसका जो कंसंट्रेशन था वो जनरली 1 मोलर के सेंस में था। इसका जो प्रेशर हमने लिया था वो 1 बार के सेंस में लिया था। ठीक है, इसका टेम्परेचर मैंने लिया था वो 25 रूम टेम्परेचर पे ही लिया था। मतलब यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये सभी स्टैंडर्ड के फॉर्म है। मतलब सभी का जो यूनिटी है वो जनरली 1 है ना। यूनिटी मतलब कंसंट्रेशन भी 1 मोलर ले रहा है, प्रेशर भी 1 बार में ले रहा है, मतलब 1 के सेंस में ले रहा है। सब हमारा यूनिटी के फॉर्म में है। तो यही हमारा स्टैंडर्ड को शो करता है। ठीक है गाइज, तो इसके अकॉर्डिंग अगर इस इक्वेशन को देखा जाए, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सेल जो पोटेंशियल जो हम लोग फाइंड करेंगे, सेल पोटेंशियल जो निकलेगा वो हमारा हमेशा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा। ठीक है गाइज, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो सेल पोटेंशियल फाइंड होगा वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ही फाइंड होगा। ठीक है गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने। तो गाइज, स्टैंडर्ड में हमने ये देखा कि कोई भी टर्म यूनिटी के सेंस में होता है। ठीक है गाइज, तो इसका मतलब ये तो नहीं जो हम लोग हर बार कंसंट्रेशन जो लेंगे वो हमेशा 1 मोलर ही लेंगे। मतलब हम जो भी सेल बनाएंगे वो हमेशा जो है 1 मोलर कंसंट्रेशन में होगा, ऐसा तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गाइज, यदि मेरे पास एक ऐसा सेल है जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, जैसे कि अभी मैंने बताया यहाँ पे सब जो है हमारा है ना स्टैंडर्ड के फॉर्म में था, मतलब यूनिटी के सेंस में था। अब जनरली एक ऐसा सेल जिसका जो है टर्म 1 के सेंस में नहीं हो, यूनिटी नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रकार के सेल पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए जो हम लोग इस सेल को फाइंड करने के लिए जो यूज करते हैं जिस इक्वेशन का, उसी इक्वेशन को हम लोग नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है गाइज, आपको याद आ गया होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। यानी कि एक ऐसा सेल जिसमें जो है जिसका टर्म यूनिटी के सेंस में नहीं हो, मतलब जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं हो, प्रेशर 1 बार नहीं हो, तो इस प्रकार के सेल पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हम लोग इस नर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। यही भी हमारा नर्स्ट इक्वेशन का ये यूज है गाइज। यहाँ इसी से हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को समझते हैं, नर्स्ट इक्वेशन क्या है। ठीक है गाइज, इन अनदर वर्ड, दूसरे शब्दों में इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन का यूज हम लोग तब करेंगे जब हमें ऐसे सेल पोटेंशियल को फाइंड करना है कि जिसका कैथोड और एनोड का कंसंट्रेशन यूनिटी नहीं हो। ठीक है गाइज, आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा कि नर्स्ट इक्वेशन का यूज हम लोग कहां पे करते हैं। ठीक, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नर्स्ट इक्वेशन को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो इसको डिफाइन भी लिख सकते हैं, तो आपको नोट कराते हैं, लिखिए, चलिए नोट कीजिए, समझिए नर्स्ट इक्वेशन क्या है। तो इसको समझने के लिए गाइस छोटा सा डिफिनेशन लिख सकते हैं। नर्स्ट सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम था, तो लिख सकते हैं आप, नर्स्ट गिव एक्सपेरिमेंटली a equation between electrode potential and temperature that is called नर्स्ट इक्वेशन। ये डिफिनेशन जनरली नहीं भी लिख सकते हैं आप, ये समझने के लिए है। आप उसको अगर कोई पूछ दे या फिर आपको समझने के लिए डिफिनेशन क्या है ये जानने के लिए नोट कर सकते हैं, लेकिन उतना जरूरी भी है डिफिनेशन नहीं है गाइज। ठीक है गाइस, तो ये मेरा डिफिनेशन था। अब चलिए सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन को हम नोट करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद ही आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए अब नर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं। नर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है वो क्या है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड सेल
माइनस RT अपॉन NF इंटू ln QC। ये हमारा नस्ट इक्वेशन गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दिस इज द नस्ट इक्वेशन। ठीक है गाइस, तो अगर आपको बारी बारी से पूरे समझाते हैं। ये ई सेल आपको पता ही है, हमारा स्टैंडर्ड ई सेल है, और ये हमारा स्टैंडर्ड है ना इलेक्ट्रोड सेल है, ई नॉट सेल है। और आर यहां पे आपको पता ही है, लिखना है तो लिख सकते हैं कि वेयर, आपको शॉर्ट में लिखा चलते हैं, आप नोट करते चलिएगा। वेयर ई इज इक्वल टू EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ई नॉट जो है सो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आर आपको पता ही है, आर हमारा जो है सो गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है ना, आपको याद होगा ये गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है हमारा 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है गाइस, इसके बाद टी आपको पता है टेम्परेचर है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। हमेशा जनरल न्यूमेरिकल क्वेश्चन में टेम्परेचर का यूज करते हैं, वो केल्विन में होता है, इसलिए 298 केल्विन जो है इसको यूज कीजिएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा है 298 केल्विन। इसके बाद ये हमारा एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये एफ जो है वो फेराडेज, आपको पता ही है 1 फेराडे इक्वल टू 96,500 कूलम्ब होता है, ये हमारा फेराडे हो गया, एफ का वैल्यू हो गया। ठीक है गाइज, और इसके बाद ये एक नया टर्म यहां पर देख रहे हैं ln QC। ठीक है, ln को हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, और QC जो है सो यहाँ पे जो QC देख रहे हैं जो वो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा ही होता है। तो चलिए QC को हम डिटेल से आपको समझाते हैं समझने के लिए, ताकि आपको आसानी से इक्वेशन समझ में आएगा। ठीक है, QC को पहले समझाते हैं, ये QC यहाँ पे जो है सो वो क्या है। ठीक है गाइज, तो ये QC को समझने के लिए आपको यहाँ पे हम एक इक्वेशन बताते हैं। अगर आपको इक्वेशन पीछे वाला याद होगा, वही पिछला इक्वेशन ले लेते हैं कि Zn जिंक मेरे सॉलिड के फॉर्म में है, Zn प्लस Cu2 प्लस एक्वस। ठीक है, Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, ये पीछे हमारा डेनियल सेल का इक्वेशन है, मैं आपको बताया था पिछली वीडियोस में। ठीक है गाइज, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग Kc फाइंड करते हैं इसका, ठीक है, तो Kc आपको 11th में पढ़े भी जाएगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में। Kc का फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है जनरली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां प्रोडक्ट में देख रहे हैं हमारा दो टर्म है, एक Zn2 प्लस या कंसंट्रेशन इंटू Cu का कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में देख रहे हैं हमारा यहाँ पे Zn है, और इधर हमारा जो है सो Cu2 प्लस है। ठीक है गाइज, अगर आपको यहाँ पे एक बात और याद होगा, इसी चैप्टर में बताया होंगे, बार बार डिस्कस भी करते हैं, है ना, बार बार इसका चर्चा होता है। जो हम जानते हैं जो किसी भी सॉलिड का कंसंट्रेशन जो है वो 1 होता है, इससे पहले कितना बार आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉपर हमारा प्योर सॉलिड के फॉर्म में है, और जिंक भी मेरा प्योर सॉलिड के फॉर्म में है। तो यहाँ से कॉपर और हमारा ये जिंक जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसको हटा देंगे। तो हमारा जो Kc का वैल्यू हो जाएगा वो Kc इक्वल टू हो जाएगा Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ठीक है, ये जो हमारा Kc देख रहे हैं ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, ये इस कंडीशन के लिए है कि जब हमारा इक्वेशन जो है सो इक्विलिब्रियम पे होगा, जैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन देख रहे हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन हमारा इक्विलिब्रियम पे हो रहा है, इसी को हम लोग Kc लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यदि गाइस यदि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं हो, यदि ये जो दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, ऐसा कोई भी इक्वेशन जो इक्विलिब्रियम पे नहीं हो, तो वहां पे जो हम लोग उस Kc के बदला में जो है सो लिखते हैं, इसके जगह पे हम लोग लिखते हैं दिस इज द QC। ठीक है गाइस, तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। इस QC को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन क्वेश्चन। ठीक है, ये QC क्या है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था QC जनरली ये Kc के फॉर्म में ही होता है, उसी के जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पे होता है, और जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा तो उसको हम लोग QC बोलते हैं। तो गाइज आपको ये QC के बारे में समझ में आ गया होगा आसानी से QC क्या होता है। अब एक नया टर्म है यहाँ पे ln। ठीक है गाइज, तो ये ln मतलब क्या होता है, तो चलिए थोड़ा ln को भी हम आपको डिस्कस करते हैं। ln आपको याद होगा, तो गाइज ये ln मतलब लॉग होता है। ठीक है, एक सेकंड। तो गाइज चलिए हम आपको ln के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ln क्या होता है।
जनरली होता है कि जो बायो के स्टूडेंट्स है उसको थोड़ा लॉग में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा आप चलिए लॉग को हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। आपको जिसको आता होगा उसको रिवाइज हो जाएगा, जिसको नहीं आता होगा है ना, भूल गए होंगे, वो यहाँ से थोड़ा आप आसानी से लॉग के बारे में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस ये लॉग क्या होता है, व्हाट इज लॉग, लॉग है क्या, चलिए इसको समझते हैं। तो जनरली लॉग एक ऐसा नंबर है ना, जो मल्टीपल के फॉर्म में बढ़ रहा होता है, हमेशा मल्टीपल में बढ़ते रहता है। ठीक है, इस एग्जांपल में समझने के लिए, यदि हम लोग दूध को जब हम लोग दही में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो दूध से जो दही बन रहा है तो उसमें हम लोग क्या होता है, उसमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है बैक्टीरिया किस प्रकार से बढ़ता है, दूध से जो दही बनता है वो बैक्टीरिया के कारण ही बनता है। आप कोई बायो में पढ़े होइएगा तो आपको याद होगा, जनरली तो दूध से दही का जो बनना होता है वो बैक्टीरिया के कारण। तो दूध से जो दही में कन्वर्ट होता है उसमें बैक्टीरिया बढ़ते रहता है। किस प्रकार से बढ़ता है, तो मान के चलिए मैंने इसमें एक बैक्टीरिया हमने डाला, ठीक है, तो एक बैक्टीरिया डाला तो 20 मिनट्स के बाद जो है वो उसमें 2 बैक्टीरिया हो जाएगा। फिर अगले 40 मिनट्स के बाद उसमें जो है आपका है ना 4 बैक्टीरिया हो जाएगा। फिर उसके बाद 8, 4 टू 8, 16, 32, 64, 128, etc। इस प्रकार जो है वो मल्टीपल के फॉर्म में ये बढ़ते रहेगा। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से बढ़ते 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 काफी समय तक बढ़ सकता है ना। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये मल्टीपल के फॉर्म में जो है सो बढ़ रहा है। यदि इसी तरह ये बढ़ते जाए तो एक समय के बाद बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या मैथमेटिशियन है, इसके बदले में इसको इतने बड़े नंबर को लिखने के लिए, इतने बड़े नंबर को जानने के लिए इसके बदले में उन्होंने लॉग का यूज किया। ठीक है गाइस, तो लॉग का मतलब ये हो गया कि कोई चीज जब बढ़ रहा होता है वो मल्टीपल में बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो आपको आसानी से लॉग समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं आपको हम। जैसे कि लॉग हमेशा 10 बेस में लिखा जाता है। ठीक है, लॉग 10, ठीक, इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, समझ लीजिए, इसको ऐसे समझिए। ठीक, जो 10 टू दी पावर 1 को हम लोग क्या लिखते हैं 10 टू दी पावर 2 को क्या लिखते हैं हम लोग 100, 10 टू दी पावर 3 को हम लोग क्या लिखते हैं 1000, 10 टू दी पावर 4 को क्या लिखते हैं हम लोग 10,000। इस प्रकार से बढ़ते जाता है। ठीक है गाइस, तो जनरली होता क्या है, ये जो पावर देख रहे हैं हमारा, यही पावर हमारा log 10 का वैल्यू होता है, log 10 बेस का वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया जो log 10 का वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि जो हमारा 10 जो वैल्यू आ रहा है वो किसके पावर में 10 के पावर में कितना 1 की पावर में, इसका मतलब 10 का जो log 10 का वैल्यू वो 1 होगा। इसी प्रकार log 100 के वैल्यू निकाले। ठीक है, तो देखिए 100 जो आ रहा है वो 10 बेस में कितने पावर में आ रहा है 2 में आ रहा है, इसका मतलब log 100 इक्वल टू 2। ठीक है गाइस, log 1000 के वैल्यू निकाले, इसका हो जाएगा 3। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि जो 10 के बेस का जो पावर है ना, वही पावर हमारा log का वैल्यू कहलाता है। ठीक है गाइस, इस प्रकार से log के वैल्यू को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये 10 जो देख रहे हैं ये हमारा 10 बेस है, इसको log 10 बेस के सेंस में कहा जाता है। ठीक, लेकिन यहां पे हमने क्या देखा था, यहां पे तो log था नहीं, हमारा ln था। तो ये जो ln देख रहे हैं, इस ln को बोलते हैं नेचुरल log। ठीक है, इस नेचुरल लॉग इसका जो बेस होता है वो ई बेस होता है, ln बेस ई। ठीक है, याद रखना है, इसको हम लोग ln नेचुरल लॉग के नाम से जानते हैं। तो इसके एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना होगा कि जब कभी हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, या ज्यादातर क्वेश्चन हमेशा जो है सो वो लॉग में ही सॉल्व करना पड़ता है, लॉग में ही दिया जाता है, तो इसको हम लोग लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा ट्रिक फॉर्मूला है कि ln नेचुरल लॉग को हम लोग 2.303, ठीक है गाइस, ln को नेचुरल लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा log 10 के बेस में यानी कि log में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ज्यादातर बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे वो log के बेस पे आपको सॉल्व करना होता है, इसलिए हम लोग log ln को log में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको आसानी से ये log समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक से पीछे वाले इक्वेशन पे चलते हैं थोड़ा। ये इक्वेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। इसको चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं आपको यहाँ पे समझने के लिए। ठीक है गाइस, इस एक बार फिर से नोट करते हैं हम इस इक्वेशन को, जो मेरा इक्वेशन था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू ln QC। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है जो अभी मैंने आपको बताया था, है ना,
यानी कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, है ना, एल एन क्यू सी। यहाँ पे ये क्या क्या टर्म मैंने आपको आसानी समझा दिया था। जो ई हमारा है ईएमएफ स्टैंडर्ड, सॉरी सेल पोटेंशियल, ई नॉट है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, आर हमारा गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, सबका वैल्यू भी हमने बता दिया है। तो अब गाइज अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें हम सभी के वैल्यू को पुटिंग कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल टर्म्स, सभी टर्म की वैल्यू को अगर पुट कर दिया जाए गाइज, तो ध्यान से देखिए, वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा आएगा वो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एल एन नेचुरल लॉग जो है उसको हम लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इसको हम यहां भी लिख सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, अब ये हमारा हो जाएगा कन्वर्ट लॉग में, तो अब हो जाएगा लॉग क्यू सी। ठीक है गाइज, आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो लिखिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब देखिए 2.303 इंटू आर गैस कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट का आपको वैल्यू पता है 8.314, सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 8.314, और टेम्परेचर हमेशा बताया था स्टैंडर्ड में लिया जाता है केल्विन में, तो 298 केल्विन अपॉन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है इक्वेशन पे, इसलिए एन हमेशा एन ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इनटू एफ फैराडे का वैल्यू आपको पता है 96,500 कूलम, ये हमारा वैल्यूज हो गया, इनटू लॉग क्यूसी। ठीक है गाइस, चलिए ये इक्वेशन को हमने किया। तो अब ध्यान से अगर इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए, ठीक है गाइस, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो ये जो टर्म देख रहे हैं पूरा यहां से लेके पूरे मैथमेटिकल टर्म, इस पूरे को कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, इस पूरे को सॉल्व करने से जो मेरा वैल्यू आता है वो आएगा 0.0592 अपॉन एन, ठीक है, अपॉन एन आ गया। ठीक है गाइस, और इनटू लॉग क्यूसी। ठीक है गाइस, ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नर्स्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो गाइस आपको आसानी से ये नर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गया होगा जो क्या होता है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए इसको आपको एक एग्जांपल, एक इक्वेशन की एग्जांपल पे समझाते हैं। चलिए गाइस एक एग्जांपल लेते हैं, वही डेनियल सेल वाला इक्वेशन। मेरे पास एक इक्वेशन है, मान लीजिए Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वस Zn प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है गाइस, ये एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसका नर्स्ट इक्वेशन फाइंड करना चाहें, कि ई सेल फाइंड करना चाहें, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं यहां पे जो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग क्यूसी। क्यूसी, ठीक है गाइज, क्यूसी का मतलब क्या होता है ये आपको पता है जनरली, इसको एक क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। क्यूसी का मतलब आपको पता है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी फॉर्मूला इसको हम लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इस इक्वेशन के लिए ई सेल को फाइंड किया जाए तो हमारा ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग, देखिए प्रोडक्ट में हमारा क्या देख रहे हैं, ये दोनों टर्म है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ Zn जिंक प्लस 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn सॉलिड और कॉपर एक्वस। इसको करेंगे देख क्या होगा, हमको पहले बताया है जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो यूनिटी होता है। तो आपका इसका मतलब इधर हमारा प्रोडक्ट में ये टर्म और रिएक्टेंट में ये टर्म, सॉलिड वाला टर्म को हटा देंगे, हट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा इधर आपका प्रोडक्ट में 2 प्लस Zn 2 प्लस
और ये हमारा कॉपर 2+। तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो भी इक्वेशन होगा, इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को भी आप याद रखिएगा कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 बाई एन इंटू लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। जो भी इक्वेशन होगा उसका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इस सेंस में भी हम लोग उसको आसानी से लिख। ठीक है गाइज, तो ये नर्स्ट इक्वेशन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस नर्स्ट इक्वेशन को आप पढ़िए, समझिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है गाइज, तो आज के इतना ही रखते हैं। और एक बात और, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।